सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण कक्षा 8वीं में पाठ 14 क्रिया पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो भी एक क्रिया ही है। ठीक है, आप मेरी बात को सुन रहे हो, वो भी एक क्रिया ही है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सभी क्रिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद है हमारा धातु किसे कहते हैं। किसी भी क्रिया का मुख्य अंश या मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे जाएगा, जा चुके आदि। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप विखंडित होकर हमारे सामने आता है जाएगा। जाएगा में जो मुख्य अंश है वो क्या है? जा चुके, इसमें मुख्य अंश क्या है आपका? जा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका धातु कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख, पढ़, कर, देख, सो, बन, ठीक है, ये हमारी मुख्य धातुएं होती हैं। उसके बाद एक बात और है कि भाई सहायक क्रिया क्या होता है। तो मुख्य क्रिया के बाद जो कुछ भी बचता है, यानी कि इन धातुओं के अलावा जो कुछ भी बचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सो चुके हैं, सो चुके हैं, तो सो तो उसमें क्या हो जाएगी? आपकी वो मुख्य क्रिया हो जाएगी, और चुके हैं वो आपकी क्या बन जाएगी? वो आपकी सहायक क्रिया बन जाएगी। अब बारी आती है क्रिया के भेद की। तो क्रिया का जो हमने वर्गीकरण किया है वो हमने दो आधार पर किया है। सबसे पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब अकर्मक क्रिया क्या होता है? देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, यानी कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती या कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे भागना, सोना, रोना आदि। अब मैं ये उदाहरण बोल रही हूँ, जैसे छात्र भाग रहे हैं, छात्र भाग रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन है? छात्र। क्रिया क्या हो रही है इसमें? भागने की। ठीक है, ये आपकी क्रिया है। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्रिया है वो सीधी किससे जुड़ी हुई है? वो कर्ता से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इन सभी में हमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बेटा दो भेद होते हैं। पहला होता है पूर्ण अकर्मक और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, अपूर्ण अकर्मक क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है पूरा, जो अपने आप में पूरा हो। तो जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण अकर्मक कहा जाता है, और इन क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, अवस्था और दशा का बोध होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य बोल रहे हैं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी कौन है इसमें? कर्ता। उड़ रहे हैं, ये क्या है? क्रिया। ठीक है, और कहाँ उड़ रहे हैं? वो है आकाश आ जाएगा आपका, लेकिन इसमें हमें कर्म नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो पूर्ण का मतलब तो होता है पूरा, अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा न हो। तो जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की जो आवश्यकता है वो प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बच्ची बीमार है,
ठीक है, वह ईमानदार निकली। तो इन वाक्यों में जो बीमार है और जो ईमानदार है, ये क्या है, अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो ये हमारे वाक्य क्या होते, ये अपूर्ण ही होते। ठीक है, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन क्रिया शब्दों के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो देखिए, जैसे मारा, पढ़ाते, पीता आदि। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो मारा इसमें क्या है, आपकी क्रिया। किसने, वो राम ने, ये है इसमें कर्ता, किसको मारा, रावण को। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्म है, किसको मारा, रावण को। ठीक है, जैसे मान लो मैं और वाक्य बोलती हूँ, अध्यापक पढ़ाते हैं, तो अध्यापक तो क्या है इसमें क्रिया, और पढ़ाते हैं ये क्रिया अध्यापक जो है वो तो करता है, और पढ़ाते हैं वो क्रिया है। किसको पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसमें जो है आपका कर्म वो अगोचर है, वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन है इसमें कर्म। उसके बाद है सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है पूर्ण सकर्मक और दूसरा है अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होता है और अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होता है। पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उसमें हमें जो कर्म मिलता है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको जो कर्म मिलेगा वो स्पष्ट मिलेगा, और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में हमें जो कर्म मिलेगा वो हमें अस्पष्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए समीर पत्र लिखता है, समीर पत्र लिखता है, तो समीर है इसमें कर्ता, लिखता है इसमें क्रिया, क्या लिखता है, पत्र। ये आपका स्पष्ट है। ठीक है, और अब आप अपूर्ण का देखिए, जहाँ कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसे मैं तुम्हें अपना नेता नहीं मानता। ठीक है, तो मैं इसमें क्या आ जाएगा, आपका कर्ता, नहीं मानता क्रिया, क्या नहीं मानता, नेता, यानी कि किसको, तुम्हें। तो ये जो है कुछ अधूरा सा लगता है, तो इसमें जो आपका कर्म मिलेगा वो आपको अपूर्ण मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है भाई जो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं। तो पूर्ण सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। तो एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्म दिया हुआ हो, और द्विकर्मक का मीनिंग क्या होता है, जिसमें 2 कर्म दिए हुए हो। जैसे राधा गीत गाती है, ठीक है, तो राधा तो इसमें आपकी क्या है, कर्ता, गाती है इसमें क्या है, क्रिया, क्या गाती है, गीत, ये इसमें एक कर्म हो गया, ये एक कर्मक है। दूसरा है माँ लड़की को खाना देती है, तो इसमें माँ कौन है, कर्ता, देती है क्रिया, क्या देती है, खाना, एक कर्म तो ये हो गया। दूसरा कर्म किसको, लड़की को, तो ये है आपका द्विकर्मक। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। ये तो थे हमारे अब तक कर्म के आधार पर, दूसरा हम पढ़ेंगे वो है रचना के आधार पर। ठीक है, उसके बाद रचना के आधार पर देखिए
सबसे पहला है हमारा, इसके बेटा 6 भेद होते हैं, क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला होता है मुख्य क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है हमारा नाम धातु क्रिया, चौथा होता है प्रेरणार्थक, पांचवा होता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, और एक होता है संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो भाई, जिसमें मुख्य क्रिया होती है तो वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो अथवा एक ही क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे गए, तो बच्चे इसमें क्या है, कर्ता, गए इसमें क्या है, क्रिया, तो ये आपकी मुख्य क्रिया है। तुम चलो, तुम इसमें ये करता है, सर्वनाम भी कह सकते हो, चलो इसमें क्रिया है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, यानी कि दो धातुओं के मेल से बनी होती है, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वे चले गए, वे इसमें आपका क्या है, ये आपका सर्वनाम है, चले गए। अब इसे मुख्य क्रिया बताइए क्या है, मुख्य क्रिया है इसमें आपकी गए, और साथ में दूसरी क्रिया भी दी हुई है चले, तो यानी कि ये आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त का मतलब होता है भाई जो दो या दो के अधिक धातुओं के मेल से बनी हो। दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, जैसे बच्चे पढ़ने लगे, तो बच्चे क्या है इसमें कर्ता, पढ़ने लगे ये क्रिया है, तो इसमें दो क्रिया दी हुई है, पढ़ने और लगे, ये आपकी मुख्य संयुक्त क्रिया है। तो मेरे ख्याल से आपको संयुक्त क्रिया में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और ना मुख्य क्रिया में डाउट होना चाहिए। उसके बाद है हमारी एक बेटा आपका आएगा रंजक क्रिया। रंजक क्रिया किसे कहेंगे, तो जो क्रिया अपने अर्थ को छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में वृद्धि करती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया अपने अर्थ को छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में वृद्धि करती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे लोग तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे, ठीक है, तो हुआ करते थे ये आपकी रंजक क्रिया में आ जाएगी। रंजक का अर्थ होता है रंग भरना, और रंग किस में भरेंगे हम, पहली क्रिया में। जो पहली क्रिया में रंग भर दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रंजक क्रिया कहेंगे। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, मूल धातुओं से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है आपका, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। तो ये इनके मिलकर बनती है। जैसे मैं ये कहूँ भाई हाथ, हाथ संज्ञा है, तो हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना, शर्म से शर्माना, चमक से चमकाना, रंग से रंगना, टक्कर से टकराना, ठीक है। अब हम लेते हैं सर्वनाम के। सर्वनाम होता है जैसे अपना, अपना से क्या बन जाएगा, अपनाना, ठीक है। उसके बाद है विशेषण। विशेषण में क्या होता है, जैसे गर्म है तो गर्म से क्या बन जाएगा, गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, दोहरा से दोहराना, और मोटा से मुटियाना, और नरम से नरमाना, ठीक है। तो ये आपकी विशेषण से बन जाएंगी। और मान लो और जो हमारी होती है अव्यय पदों से नाम धातु क्रियाएं, जैसे हिन हिन, हिन हिन का क्या होता है, हिन हिन आना, थर थर का थर थराना, टिम टिम टिमटिमाना, बड़बड़ बड़बड़ाना, छन 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 छनाना। तो ये आपके नाम धातु क्रियाएं जो होती है वो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रेरणार्थक जैसे कि नाम से ही आपको बोध हो रहा है भाई आपको प्रेरणा देनी है, मोटिवेट करना है, ऐसी क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो ऐसी क्रिया जो दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब कैसे? भाई ऐसे वाक्य हैं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को या किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, माँ बच्चे को दूध पिलवाती है। अब देखिए माँ इसमें कौन है? कर्ता। पिलवाती है क्रिया। क्या पिलवाती है? दूध। एक तो ये आपका कर्म हो गया है, और किसको दूध पिलवाती है? बच्चे को। यानी कि माँ इसमें है ना, खुद बच्चे को दूध नहीं पिला रही बल्कि किसी और से दूध पिलवाती है बच्चे को, खुद कार्य न करके किसी और दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसके दो भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम यानी कि पहला, द्वितीय यानी कि दूसरा। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित रहता है, यानी कि इसमें जो आपका कर्ता मिलेगा वो स्वयं मिलेगा, स्वयं वो कार्य करेगा। ठीक है, वो आपका हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाता है, तो अध्यापक इसमें क्या है? आपका कर्ता है, पढ़ाता है क्रिया, क्या पढ़ाता है? पाठ। तो अध्यापक जो है इसमें खुद कार्य कर रहा है, स्वयं कार्य कर रहा है, तो ये है आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का। ठीक है, और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे अध्यापक ने छात्रों से लेख लिखवाए, तो लिखवाए इसमें क्या है? क्रिया। अध्यापक क्या है? कर्ता। क्या लिखा? लेख। और किससे लिखवाए? छात्रों से। इसमें वो खुद कार्य नहीं कर रहा बल्कि दूसरों से कार्य करवा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मालिक ने माली से फूल तुड़वाए, तो मालिक ने खुद फूल नहीं तोड़े बल्कि माली से तुड़वाए हैं। दादी ने धोबी से कपड़े धुलवाए, अब दादी ने कपड़े खुद नहीं धोए बल्कि किसी दूसरे से धुलवाए हैं। उसके बाद है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली जो क्रिया है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बेटा पांचवा भेद है। शायद स्टार्टिंग में थोड़ा गलती से मैंने बता दिया कि 6 भेद होते हैं, 6 नहीं 5 है। और ये है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक मतलब समय से। तो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। और ये सदैव कर के साथ प्रयोग में लाई जाएगी, कर के साथ। जैसे मैं नहा कर जाऊँगा, तो मैं इसमें कौन है? आपका कर्ता कह दो, सर्वनाम कह दो। जाऊँगा यह आपकी क्या है? इसमें क्रिया। और उससे पहले कौन सी क्रिया हो रही है? जाने से पहले नहाकर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको साथ में क्या मिलेगा? कर मिलेगा। तो नहाना, नहा के साथ इसमें क्या है? ये कर है। दूसरा है बच्चा खेलकर आया, तो बच्चा इसमें क्या है? आपका कर्ता। और आया इसमें क्या है? क्रिया। और आने से पहले कौन सी क्रिया की है उसने? खेलकर। तो खेलकर, तो जैसे खेलना, खेल बन गया और इसमें आपके साथ में क्या लगा हुआ है? वो कर लगा हुआ है।
तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो पाठ है क्रिया वाला, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि भाई हाँ कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने टीचर से, अपने अध्यापिका से पूछ सकते हैं। तो अब मैं इस पाठ को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।